तो ये इनपुट साइड है उसकी और ये इसकी आउटपुट साइड है। तो ये सेंसर का जनरल मॉडलिंग हम इस तरह से करेंगे कि आपके पास क्या है, करंट डिपेंडेंट सोर्स होगी, एक जो इसको एम्पलीफाई कर रही होगी, बीटा की वैल्यू 1 से ज़्यादा होगी ताकि वो एम्पलीफाई करे, अगर 1 से कम होगी तो एम्पलीफाई नहीं कर रहा होगा, फिर अटेन्यूएट कर रहा होगा। तो ये जो पूरा का पूरा पैकेज आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा एम्पलीफायर का पैकेज। अच्छा, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये कि क्या हम डायरेक्टली इसकी आउटपुट को उठाकर क्या इससे कनेक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली ऐसे उठाकर इसकी इनपुट स्टेज के साथ? क्या हम चाह रहे हैं सेंसर है, इसकी आउटपुट को हम क्या डायरेक्टली एम्पलीफायर के इनपुट पे लगा सकते हैं? अगर लगा सकते हैं तो क्या प्रॉब्लम आ सकती है आपके पास? किसी के दिमाग में कोई आइडियाज? क्या ये ऑप्टिमल तरीका है इसको यूं अटैच करने का? कोई लॉसेस वगैरह आ सकते हैं जब आप यूं कनेक्शन करोगे इसकी? सर हम इसके बीच में सिग्नल कंडीशनिंग कर देंगे ताकि कोई नॉइज का फैक्टर आए तो वो कोई एम्पलीफाई ना हो जाए। जी जी हाँ, वो बात तो सही है आपकी, ठीक कह रहे हो। लेकिन हम यहाँ पे माइक्रोफोन के अंदर नॉइज को ही कैप्चर करना चाह रहे हैं ना असल में। माइक्रोफोन तो एक्चुअली साउंड की हर तरह की चीज़ों को रिकॉर्ड करना चाह रहे हैं, तो हम रॉ डेटा लेना चाह रहे हैं। वो आपकी बात सही है। जब आप पर्टिकुलर एप्लीकेशन की बात करोगे ना, जैसे अगर मैं कहता हूँ खाली ह्यूमन वॉइस आपको चाहिए, फिर हम एक यहाँ पे फिल्टर लगा देंगे कि ह्यूमन वॉइस का क्या, उसकी जो बैंडविड्थ होती है ह्यूमन वॉइस की 40 से 4000 तक, सिर्फ वो वाला फिल्टर लगा लोगे कि जैसे अगर आपको खाली ह्यूमन वॉइस चाहिए तो हम क्या करेंगे कि वो क्या होता है 0 to 4 किलोहर्ट्ज तक हम अलाउ करते हैं इसके अंदर। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, फिल्टर लगा सकते हैं लो पास, अगर आपको ह्यूमन वॉइस रिक्वायर्ड है। अगर आपको रॉ डेटा चाहिए फिर मे बी ना लगाओ। तो ये डिपेंड करता है क्या एप्लीकेशन है आपकी। तो ह्यूमन वॉइस अगर चाहिए तो आप एक सिंपल क्या करेंगे, कैपेसिटर लगा देंगे यहाँ पे। तो क्या कर रहा होगा कि वो 4 किलोहर्ट्ज के बाद वाले सिग्नल को अटेन्यूएट करेगा खुद ब खुद। तो बात ठीक है आपकी। लेकिन अगर हम वैसे डायरेक्टली अटैच कर दें तो सर क्या बाइसिंग नहीं करेंगे इसके बारे में? जी जी, ये तो हम की बाइसिंग हुई भी है ना इसकी। ये जो ये तो एम्पलीफायर बना हुआ आपके सर पास, रेडी टू यूज एम्पलीफायर। जी जी सर माइक्रोफोन का करंट बहुत कम होता है, तो अगर हम ये डायरेक्टली लगा देंगे तो ये लोड ज़्यादा पड़ जाएगा माइक्रोफोन पे, तो वो उसकी आउटपुट डाउन हो जाएगी सारी। हाँ, ये जो वर्ड आपने यूज किया ना, आउटपुट डाउन हो सकती है उसकी। अच्छा, इसका ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे। अच्छा, आउटपुट डाउन वाली बात को हम कहते हैं लोडिंग इफेक्ट। ये जो आपने वर्ड यूज किया ना, ये इसको कहते हैं लोडिंग इफेक्ट। तो ये लोडिंग इफेक्ट हम कहते हैं इसको। उसका मतलब है कि जब आप कोई भी एक स्टेज को दूसरी स्टेज के साथ कनेक्ट कर रहे हो, तो हो सकता है कि इनके अंदर प्रॉपर मैचिंग ना आ रही हो। ठीक है, मैचिंग नहीं होगी तो क्या होगा कि आपके पास बहुत कम पावर डिलीवर होगी इसकी इनपुट स्टेज में। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको वोल्टेज मिल रही है 10 मिली वॉट्स की, तो हो सकता है कि जब कनेक्ट करो तो यहाँ पे आपको इसके क्रॉस 10 मिली वॉट्स ना मिल रहे हो, कम मिल रहे हो। तो इसको हम कहते हैं लोडिंग इफेक्ट, यानी कि पूरी की पूरी मैक्सिमम पावर ट्रांसफर नहीं हो रहा है यहाँ पे। ठीक हो गया। फिर यही मसला आएगा आपके पास जब आपने एम्पलीफायर के आउटपुट में क्या कनेक्ट करना है, जब आपने इसके आउटपुट में आपने जब वो एक स्पीकर कनेक्ट करना होगा। जब अब आपने यहाँ पे दोबारा से स्पीकर कनेक्ट करना है तो अब क्या मसला आएगा कि आपको दोबारा से यही वाला प्रॉब्लम आएगा कि हो सकता है कि आप हर एम्पलीफायर के आउटपुट में हर तरह का स्पीकर नहीं लगा सकते। अगर लगाओगे तो आपको ऑप्टिमल साउंड नहीं मिलती। तो दोबारा से यहाँ पर क्या आएगा, एक लोडिंग इफेक्ट वाला फिनोमेना यहाँ पे आ रहा होगा। ठीक है। अच्छा, अब लोडिंग इफेक्ट के अंदर दो कंपोनेंट्स हैं यहाँ पे कि हम जब लोडिंग इफेक्ट की बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर नहीं हो पाती इसको, चाहे किसी भी स्टेज की आपस में ट्रांसफर नहीं हो पा रही है। एम्पलीफायर की इनपुट प्रॉपर ट्रांसफर नहीं हो रही, सेंसर से एम्पलीफायर के आउटपुट से स्पीकर पे ट्रांसफर नहीं हो रही, तो हर स्टेज को कनेक्ट करने में मसला आ रहा है, हर कैस्केडिंग में मसला आ रहा है लोडिंग इफेक्ट वाला। अच्छा, अब इसको हम देखने के लिए हम क्या करते हैं, हम देखते हैं इसको कि आपकी इम्पिडेंस क्या है हर स्टेज की। फॉर एग्जाम्पल, इसका मतलब क्या है कि जब आप एम्पलीफायर की बात कर रहे हो तो एम्पलीफायर की यहाँ पर इनपुट इम्पिडेंस क्या है यहाँ पर, कि अगर आप यहाँ खड़े होकर देख रहे हो इसको, तो यहाँ पे आपको क्या इम्पिडेंस मिलेगी इसकी। जैसे अगर मैं कहूँ कि इसकी वैल्यू यहाँ पर RX है, तो आपको यहाँ पे जो इम्पिडेंस मिलेगी वो RX मिलेगी। इसी तरह पे एम्पलीफायर की आउटपुट इम्पिडेंस होगी आपके पास, अगर यहाँ खड़े होकर देख रहे हो तो आपके पास क्या R इक्विवेलेंट आएगी यहाँ पर, तो वो आपको यहाँ पर आउटपुट इम्पिडेंस मिल रही होगी।
ठीक है, इसी तरह अगर आप स्पीकर के इस तरफ खड़े होकर देख रहे हो यहाँ पर, तो आपको स्पीकर की इनपुट इम्पीडेंस मिल रही होगी यहाँ पर। तो सारा प्रॉब्लम क्या है, सारा का सारा प्रॉब्लम ये है कि आपने इन इम्पीडेंसेस को थोड़ा बहुत मैच करना है। अच्छा, मैं थोड़ा बहुत का वर्ड यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, ये परफेक्टली मैचिंग वाला कॉन्सेप्ट है ही नहीं ना, थोड़ा बहुत मैच करें। थोड़ा बहुत मैच करने का मतलब ये कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है कि आपने उसका कॉम्प्लेक्स पार्ट को कैंसिल आउट करना है, वो बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि जो आपका माइक्रोफोन था, ठीक है, इसके अंदर जो बहुत क्लोज इसकी वायरिंग थी, तो इसके अंदर थोड़ा सा कैपेसिटेंस इफेक्ट भी आ रहा है, हम एज्यूम कर लेते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा कि इसकी जो आर इम्पीडेंस, यहाँ पे इम्पीडेंस जो है यहाँ पे, वो खाली आर एस नहीं होगी, प्लस छोटा सा एक कॉम्प्लेक्स पार्ट भी आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो कॉम्प्लेक्स पार्ट जो है ना, ये हम कैंसल आउट कर सकते हैं कि ये इस पार्ट को आप कैंसल आउट कर लो। इसी तरह हो सकता है कि जो आपके पास एम्पलीफायर की जो आउटपुट स्टेज है, ये भी टोटली आपके पास रियल रेजिस्टेंस की फॉर्म में नहीं आ रही, कोई कॉम्प्लेक्स पार्ट भी आ सकता है इसके साथ, मे बी हो और आपके पास 5 + 5 j ओमेगा आ रहा हो यहाँ पर। तो ये क्या होगा, तो ये आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स पार्ट है। कॉम्प्लेक्स पार्ट को हम कैंसल आउट करना चाहेंगे। क्यों करना चाहेंगे कॉम्प्लेक्स पार्ट को कैंसल आउट? को बता सकते हैं इसकी वजह क्या होगा कि हम कैंसल आउट ना करें? सर जी जी सर जैसे भी आपने कहा कि ये +0.005 जो है, 2 वायर करीब हैं, उसकी वजह से क्रिएट हुआ है कॉम्प्लेक्स पार्ट। तो ये एक्चुअली मतलब अनवांटेड चीज़ है जो माइक्रोफोन ने कैप्चर नहीं की है, तो ये इफेक्ट जी डालेगी इसके अंदर। जी जी बिल्कुल। तो ये इसके इम्पीडेंस पे फर्क आ रहा है, तो एक्चुअली क्या फर्क पड़ेगा इसका? इससे कोई डिले आ सकता है कि नहीं आ सकता रिस्पॉन्स में इसके? अच्छा, यूं समझ लो आप कि जब भी आपके पास कॉम्प्लेक्स पार्ट कोई आता है, आप यूं समझ लो, जब भी आपके पास इम्पीडेंस के अंदर कोई कॉम्प्लेक्स पार्ट आता है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वो गेन जो जो है वो कांस्टेंट नहीं रहेगा। जी जी बिल्कुल, गेन कांस्टेंट नहीं रहेगा, बिल्कुल सही कहा आपने। तो होता क्या है कि जब भी आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स पार्ट आएगा, तो क्या होगा, वो एज ए या तो सोर्स एक्ट कर रहा होगा, वो कॉम्प्लेक्स पार्ट, या एज ए सिंक एक्ट कर रहा होगा। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि या तो वो एनर्जी सप्लाई कर रहा होगा, ये पार्ट भी, कॉम्प्लेक्स पार्ट भी एनर्जी की सोर्स बन जाएगा एक अलग से, या वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा होगा। तो क्या मतलब है कि एक तरह से वो डिस्टॉर्शन क्रिएट कर रहा है आपके सिग्नल में। क्या मतलब उसने प्रीवियसली कुछ एनर्जी स्टोर की हुई थी और बाद में वो आपको सप्लाई कर रहा है। इसी तरह हो सकता है कि वो आपकी पहले एनर्जी एब्जॉर्ब कर लिया सारी की सारी, खुद चार्ज हो जाए और उसके लेटर ऑन सप्लाई कर रहा हो। तो क्या होगा, तो मतलब एक तरह की छोटी सी समझ लो कि एक बैटरी से लगी हुई है जो कि आपकी एनर्जी चार्ज कर रहा है अपने आप को, फिर डिस्चार्ज कर रहा है, मतलब आपके वो सिग्नल को खराब करना चाह रहा है। अब लकीली इसको इसको कैंसिल आउट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बगैर आपके पास बहुत सारा प्रॉब्लम्स आएंगे यहाँ पे, डिलेज के प्रॉब्लम आएंगे, तो हमसे मैनेज नहीं होगा सिग्नल किस टाइम पे था और कब मिल रहा है आपको। तो डिलेज वगैरह को खत्म करने के लिए, फेज के मसले हल निकालने के लिए, सब करने के लिए हम कॉम्प्लेक्स पार्ट को कैंसिल आउट करते हैं। अच्छा, अब याद करो कि कॉम्प्लेक्स पार्ट को कैंसिल आउट करने के लिए हमने कोई थ्योरम पढ़ा था कि मैक्सिमम पावर थ्योरम, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर। कोई इस तरह का थ्योरम पढ़ा हो कभी आपने? यस सर। जी, वो थ्योरम एक्चुअली क्या कहता है आपको? सर कि लोड रेजिस्टर थेवेनिन रेजिस्टर के रेजिस्टेंस के इक्वल। अच्छा, जो जिसका जो मेन पार्ट था ना, वो ये होता है कि आपके पास जो आर थेवेनिन है और जो लोड है, उसको एक्चुअली हम इक्वल नहीं कहते, हम कहते हैं कॉन्जुगेट हो उसका। ये वाला वर्ड कहते हैं, अगर आप एग्जैक्ट डेफिनेशन पढ़ो ना, कहते हैं कि इसका कॉन्जुगेट होना चाहिए। कि जब वो कॉन्जुगेट होगा, फिर क्या होगा कि अगर ये a + bj है, तो ये क्या बन जाएगा, a - bj बन जाएगा। तो क्या होगा, कॉम्प्लेक्स पार्ट खत्म हो जाएगा इसका। तो हम चाहते हैं कि आपके पास क्या हो, कॉन्जुगेट हो उसका। तो अगर ये +0.005 j है, तो यहाँ पे -0.005 j आ जाए। तो कॉन्जुगेट वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ठीक हो गया।
और ये जो है ना कि इसका रियल पार्ट मैच करे, इस पार्ट की इंपॉर्टेंस नहीं है, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, हम यूं लिख लेते हैं यहाँ पे कि ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट नहीं है इसका कि इसका रियल पार्ट मैच करे। हाँ, इसका कॉम्प्लेक्स पार्ट कॉन्जुगेट होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये दूसरा पार्ट इंपॉर्टेंट नहीं है कि रियल पार्ट मैच करे। तो इसको हम ना सिमुलेशंस करके देखेंगे कि क्यों क्या चलता है, बता इसको। ठीक है, सबको ये बैकग्राउंड चीजें क्लियर हो गई अभी? तो अब एक न्यूमेरिकल करके देख ले हम यहाँ पे, अगर सर सबको क्लियर हो गया। अगर रियल पार्ट मैच नहीं करेंगे तो सर पूरा पावर तो ट्रांसफर नहीं होगा फिर। हाँ, ये हम ना करके देखते हैं, थ्योरी को भी छोड़ो, थ्योरेटिकल बातों को छोड़ो, अभी हम करके देखते हैं कि होना क्या चाहिए। ठीक है, जो ठीक है। एक्चुअल थ्योरम में चीज ही ना होती, कॉन्जुगेट होना चाहिए, बस इसको याद रखो कि कॉन्जुगेट होना चाहिए ताकि इमेजिनरी पार्ट खत्म हो जाए। रियल पार्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको हम देखेंगे करके, खुद देखोगे आपके वाकई था कि इंपॉर्टेंट कि नहीं, वो देखते हैं। ठीक है, चलें, क्लियर हो गया यहाँ तक सबको? यस सर। अच्छा, अब हम आते हैं इस न्यूमेरिकल के ऊपर। अच्छा, ये न्यूमेरिकल क्या कह रहा है कि आपके पास एक सेंसर है, ट्रांसड्यूसर है यहाँ पे, ये वाला पार्ट जो कि इसके लेफ्ट पे है, तो ये आपके पास एक ट्रांसड्यूसर है। ठीक है, अच्छा, इसके पास क्या आ रहा है, आपके पास क्या कितनी वोल्टेज जनरेट कर रहा है? 95 मिली वोल्ट का सिग्नल जनरेट कर रहा है, और इसकी आउटपुट इंपीडेंस क्या है? 500। तो ये 500 इसकी आउटपुट इंपीडेंस आ गई, और 95 मिली वोल्ट का सिग्नल जनरेट कर रहा है। अच्छा, एम्पलीफाई करने के लिए हमने क्या किया, इसको एक एम्पलीफायर की इनपुट स्टेज के साथ कनेक्ट किया हुआ है, तो ये देख रहे हो, ये इनपुट स्टेज इसकी आ गई एम्पलीफायर की। तो ये एम्पलीफायर की इनपुट इंपीडेंस क्या है? 4K। यहाँ पर आगे क्या होगा, इसके आगे जो पार्ट मिसिंग है यहाँ पर, कि आपके पास एक करंट डिपेंडेंट यहाँ पे एक सोर्स लगी होगी, और आगे आपके पास आउटपुट आ रही होगी एम्पलीफायर की, तो वो हमने ड्रॉ नहीं किया हुआ यहाँ पे। अच्छा, अब वो कह रहा है कि एस्टिमेट द इनपुट लोडिंग एरर if the amplifier has an input impedance of 4K, और सेकंड केस में 1 मेगा ओम। चलें, इसको हम चेक करते हैं यहाँ पे। अच्छा, अब देखो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपके पास, कि अगर हम, जब ये ओपन सर्किट था यहाँ पे, तो आप जब अब इसको यहाँ पे मेजर करोगे तो आपके पास 95 मिली वोल्ट्स की वोल्टेज मेजर करोगे आप, और इंपीडेंस आप मेजर करोगे 500 ओम। लेकिन जब आपने एम्पलीफायर के साथ कनेक्ट कर दिया इसको, तो अब क्या हो रहा है कि अब सर्किट आप पे कंप्लीट हो रहा है यहाँ पे, क्या आपने स्टेज कनेक्ट कर दी हुई यहाँ पर। तो अब क्या होगा, दोनों रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट हो जाएंगे इस केस के अंदर। पहले खाली ये एक रेजिस्टेंस थी यहाँ पर, दूसरी भी आ जाएगी। तो अब अगर हम चेक करें कि आपके पास करंट की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर, 95 मिली वोल्ट्स डिवाइडेड बाय 500 प्लस 4K, तो करंट हमारे पास आ गई 0.0211। तो ये वाली करंट है कि ये यहाँ से जो पास कर रही है तकरीबन 0.0211 मिली एम्पियर की करंट है। ठीक है, अच्छा, अब हम देखते हैं कि अब यहाँ पर कितनी वोल्टेज अवेलेबल है इस पॉइंट पर, ये जो ए और बी वाला पॉइंट है, जो कि एम्पलीफायर की एक्चुअल इनपुट है यहाँ पे। ठीक है, अब इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, VAB निकालने के लिए R को मल्टीप्लाई करेंगे I के साथ, यानी 4K इंटू 0.0211, तो अब आपके पास आ गया 84.4 मिली वोल्ट्स। अच्छा, अब सर कंपेयर करो इसको, आइडियली होना क्या चाहिए था, ये 95 मिली वोल्ट्स होना चाहिए था यहाँ पर, मिल क्या रहा है आपको? 84 मिल रहा है यहाँ पे। अब जो वोल्टेज आपकी जाया हो रही है, जो कि इनपुट स्टेज पर डिलीवर नहीं हुई, इसको हम कहते हैं कि सारी की सारी आपका लोडिंग इफेक्ट वाला फिनोमेना यहाँ पे आ रहा है, कि ये जो डिफरेंस है इनका, जो आपके पास जाया हो रहा है वोल्ट सिग्नल, ये लोडिंग इफेक्ट में आएगा। तो अगर हमने लोडिंग एरर निकालनी हो, तो लोडिंग एरर कैसे निकालेंगे हम, ये हाली आपके पास परसेंटेज में कन्वर्ट कर लो उसको, तो आपके पास तकरीबन तकरीबन ये 11% ऑफ अनलोडेड आउटपुट आ जाएगा, यानी कि 11% ऑफ 95 मिली वोल्ट आपने निकाल लिया इसको। इसका मतलब है कि 84.4 डिवाइड बाय 95 करो इंटू 100 करो, तो आपको 11% मिलेगा। तो 11% आपका लोडिंग इफेक्ट इस केस में आ रहा है। ठीक है, अच्छा, अब एक काम करते हैं, अब हम अब एग्जाम्पल को चेंज कर लेते हैं। ठीक है, यहां तक समझ आ गया सबको कि हमने 4K जी के सर। लिए लोडिंग इफेक्ट निकाला 11%। अच्छा, 4K को चेंज करो, अब यहाँ पर हम कर लेते हैं 500 ओहम्स करते हैं। याद है क्या है कि जो एग्जैक्टली जो RThevenin है यहाँ पर, उससे हम मैच कर लेते हैं इसको। ठीक है, और अब कंपेयर करते हैं कि अब परफॉर्मेंस बेहतर हुई है या परफॉर्मेंस खराब हुई है। ठीक हो गया,
जब 500 ओम्स की बात करोगे ना तो आपके पास करंट क्या हो जाएगा यहाँ पर 0.095 डिवाइड बाय 500 प्लस 500, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास डिवाइड बाय 1000 करोगे तो उसको ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी, इसको 1000 से डिवाइड कर लो तो आपके पास ये आ जाएगा 0.095 डिवाइड बाय 1000 करेंगे यहाँ पर तो ये आपके पास आ जाएगा 95 माइक्रो एम्पियर्स में आ जाएगा। ठीक हो गया। अब उसको दोबारा से मल्टीप्लाई करो यहाँ पर ये 500 के साथ ही, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अब ये वाली आउटपुट क्या आ जाएगी VAB इस केस में 47.5 47.5 मिलीवॉट्स, यानी क्या आ गया एग्जैक्टली इसका हाफ मिल रहा है इस केस में। तो लोडिंग एरर कितनी होगी 50% है इस केस में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको याद कर लो कि अगर आपने वो पुरानी वाली चीजें याद की कि एग्जैक्टली इंपीडेंस मैच होनी चाहिए तो फिर क्या होगा आपको 50% लोडिंग इफेक्ट मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज याद कर लो कि हमने इसको मैच नहीं करना, बिल्कुल भी रियल पार्ट को नहीं मैच करना, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट को कॉन्जुगेट करना है। रियल पार्ट मैच करोगे तो क्या होगा, लोडिंग इफेक्ट आपके पास 50% आ रहा है कि 50% जाया हो जाएगा आपका, तो आधी एनर्जी आपकी इस वाले में जाया हो रही है, सिर्फ हाफ पावर डिलीवर हो रही होगी। ठीक है, तो इसलिए हमने मैक्सिमम पावर ट्रांसफर की जो थ्योरम है उस पर आपने एग्जैक्टली इक्वल नहीं करना एक्चुअली जो अप्लाई करोगे। ठीक है, तो अब फिर हम देखते हैं फिर एक्चुअली हमें करना क्या चाहिए। अगर आपको एक मैच करने पे आपके पास जाया हो रहा है, ठीक है, तो फिर हम करें क्या। अच्छा, तो अब ऐसा करते हैं, अब लास्ट केस में हम ऐसा करते हैं कि हम बहुत ज्यादा बड़ा यहाँ पे यूज करते हैं वैल्यूज की। यहाँ क्या कह रहे हैं हम यहाँ पर कि एम्पलीफायर की इनपुट इम्पीडेंस बहुत ज्यादा हो, फिर क्या होगा, यानी कि हम 1 मेगा ओम वाला अगर केस लें यहाँ पर, फिर आपके पास क्या होता है लोडिंग इफेक्ट के साथ। अब इस केस को देख लेते हैं। जब 1 मेगा ओम के साथ काम करोगे तो ये एरर आपकी कम होकर क्या आ जाएगी, आउटपुट एरर आपकी कम होकर 0.05% पे आ जाएगी इस केस में। तो इस केस के लिए आपके पास ये आ जाएगी 0.05%, यानी कि ऑलमोस्ट बहुत कम हो गई है। ठीक है, तो अब जरा आप लोग मुझे बताओ कि हमने जो एक्सपेरिमेंट किया है कि हमने एक बहुत छोटी वैल्यू यूज की है, एक बहुत बड़ी वैल्यू यूज की है, एक दफा मैच किया हमने। ठीक है, तीनों केसेस हमने कर लिए कि एक दफा हमने रियल पार्ट मैच किया, एक दफा स्मॉल वैल्यू यूज की है इसकी, और एक दफा हमने बहुत लार्ज वैल्यू यूज की है। किस केस में आपको बेहतर रिजल्ट्स मिल रहे हैं, लोडिंग इफेक्ट किस केस में सबसे कम हो रहा है? सर सबसे ज़्यादा वैल्यू में। सबसे ज्यादा लार्ज वैल्यू के अंदर। तो फिर हमें क्या कंक्लूड करना चाहिए कि जब भी आपके पास कोई भी कैस्केड में आपने चीजें कनेक्ट करनी हो, फिर जो सेकंड स्टेज होगी आपके पास उसकी इनपुट इम्पीडेंस कैसी होनी चाहिए, स्मॉल के लार्ज के मैच हुई हो कि क्या होनी लार्ज। चाहिए, लार्ज होनी चाहिए। तो हम चाहते हैं कि आपके पास जो भी स्टेज आए यहाँ पर उसकी इनपुट इम्पीडेंस क्या हो, लार्ज हो। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि लार्ज होनी चाहिए। तो इसको याद कर लो कि अगर आपने लोडिंग इफेक्ट कम करना है तो हम चाहते हैं कि जो भी सेकंड स्टेज हो आपकी, सेकंड स्टेज की यहाँ बात कर रहे हैं, उसकी जो इनपुट इम्पीडेंस हो वो ऑलमोस्ट इंफिनिटी को अप्रोच करी हो। या इसको कहने का एक और तरीका भी है कि सेकंड स्टेज की जो इनपुट इम्पीडेंस हो वो फर्स्ट स्टेज की आउटपुट इम्पीडेंस से बहुत ज्यादा बड़ी हो। यूं भी हम कह सकते हैं कि आपके पास सेकंड स्टेज यानी कि Z2 की जो इनपुट इम्पीडेंस है वो फर्स्ट स्टेज की आउटपुट इम्पीडेंस से बहुत ज्यादा बड़ी हो। तो अगर वो सेकंड स्टेज की वैल्यू बहुत ज्यादा बड़ी नहीं हो सकती तो वो फर्स्ट स्टेज की आउटपुट इम्पीडेंस के मुकाबले में बहुत ज्यादा बड़ी हो। जैसे हमने देखा कि 1 मेगा ओम 500 ओम से बहुत ज्यादा बड़ी वैल्यू है। ठीक है, तो वो ऑलमोस्ट इन्फिनिटी लगता है देखने में, कंपेयर करो तो इन दोनों को। तो ये दो चीजें आप इंश्योर करनी है कि जब भी आपने कनेक्ट करना हो तो या तो बहुत बड़ी वैल्यू हो, जैसे 100 मेगा ओम से बहुत बड़ी वैल्यू हो उसकी, या फिर वो फर्स्ट स्टेज के मुकाबले में बहुत बड़ी वैल्यू हो। तो ये आप करोगे तो आपका लोडिंग इफेक्ट कम हो जाएगा। अच्छा, अब हम आते हैं एक और एग्जाम्पल को देखते हैं यहाँ पे। अच्छा, आप लोगों ने ये सर्किट कई दफा देखा होगा। यहाँ पर क्या है कि यहाँ पे आप एक इनपुट वोल्टेज अप्लाई करते हो और यहाँ पे आप एक आउटपुट वोल्टेज रिसीव कर लेते हो। तो कोई बता सकता है कि सर्किट क्या करता है और कहाँ कहाँ यूज करते हो आप इसको?
वोल्टेज सर डिवाइडर ये वोल्टेज डिवाइडर सर्किट है सर, मतलब कि किसी भी प्रोपोर्शन की अगर वोल्टेज चाहिए सोर्स से तो हम इसको यूज करते हैं। जी बिल्कुल ठीक हो गया। तो हम ये अक्सर ट्रांजिस्टर की बाइसिंग के लिए भी यूज करते हैं इसको, कोई भी वोल्टेज हमें डिवाइड करें तब भी कर सकते हैं। 9 वोल्ट की बैटरी को अगर आप 3 वोल्ट लेने हो तो हम ये यूज कर लेते हैं कि 3 वोल्ट की बैटरी इतनी 9 वोल्ट की बैटरी हमारे पास, तो अपनी मर्जी के हम कोई भी वोल्टेज लेना चाहते हैं तो हम ये सर्किट यूज करते हैं। अच्छा, लेकिन कभी आपने सोचा एक चीज, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं कि अगर मैं कहता हूं मैंने यहाँ पे 9 वोल्ट की बैटरी लगाई हुई है, ठीक है, और मुझे यहाँ पर चाहिए 4 वोल्ट्स, मुझे यहाँ पे 4 वोल्ट्स चाहिए, ठीक है। तो अभी कभी आपने सोचा इस चीज पर कि R1 R2 के बेतहासा कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं? कोई एक आंसर तो नहीं है R1 R2 के लिए, अगर 9 वोल्ट को 4 वोल्ट में कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो बेतहासा कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं यहाँ पर। जैसे फॉर एग्जांपल मैं क्या कॉम्बिनेशन बना सकता हूँ कि मेरे पास ये 5K का आ जाए और ये 4K का आ जाए, ठीक है। सेकंड कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है मेरे पास कि मैं कर लूं कि ये 15K का आ जाए और ये 12K का आ जाए। तो इस तरह के इसके इनफिनिट कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं R1 R2 के लिए, कि वो क्या कर रहे हो कि VI को 9 वोल्ट को 4 वोल्ट में कन्वर्ट करते हैं, तो इनफाइनाइट पेयर्स बन सकते हैं। लेकिन अब क्वेश्चन ये कि सारे के सारे पेयर्स क्या इक्वली गुड होते हैं? क्या फिर 5K 4K कॉम्बिनेशन इतना ही अच्छा होगा जितना 15K का 12K का होगा? या अगर मैं कह दूं कि नहीं 5K नहीं, अगर मैं 5 ओहम्स कर दूं उसको खाली कि 5 ओहम्स हैं और यहाँ पे 4 ओहम्स हैं, क्या वो भी इक्वली गुड होगा? तो हम क्या प्रिंसिपल्स यूज करें अगर हमें ये काम करना हो, कैसे हमें यूज करनी चाहिए वैल्यूज? और दूसरी बात ये कि क्या ये वोल्टेज डिवाइडर क्या प्रैक्टिकली एक अच्छा आइडिया यूज करना है या बुरा आइडिया? मतलब ये अटेन्यूएटर कहते हैं इसको, हम क्या अटेन्यूएट कर रहे हो एक्चुअली इसको, तो क्या इस तरीके से अटेन्यूएट करना एक अच्छा आइडिया है? इसके बारे में क्या कहोगे आप? कोई प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पे? सर ये इतना अच्छा आइडिया तो नहीं है, क्योंकि R1 R2 से भी कोई करंट फ्लो करके चला जाएगा ना, मतलब जी जो जी हमें जी आउटपुट पे नहीं मिलेगा, वो भी जी वेस्ट। बिल्कुल, जी बिल्कुल। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि आपने अगर ये सर्किट लगा के 9 वोल्ट की बैटरी को 4 वोल्ट की बैटरी बना भी ली है, तो अभी आपने यहाँ पे कोई लोड कनेक्ट नहीं भी किया हुआ, तब भी इसमें से करंट फ्लो कर रही होगी। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इसके अंदर कि आपने तभी कोई लोड कनेक्ट ही नहीं किया, 4 वोल्ट को चलाने के लिए यूज ही नहीं किया, 4 वोल्ट यूज ही नहीं किया आपने, तब भी इसके अंदर कोई करंट फ्लो कर रही है। तो इसको हम क्या कहते हैं कि आपका इसके अंदर ये स्टैंड बाय भी करंट यूज कर रहा है यहाँ पे, यानी कि स्टैंड बाय में अगर पड़ा हुआ है आपका ये पूरा सिस्टम यहाँ पर, तब भी ये पावर कंज्यूम कर रहा है। और जब आप लोड लगाओगे तब इसका बिहेवियर डिफरेंट हो जाएगा। तो हो सकता है जब लोड लगाओ तो यहाँ 4 वोल्ट मिले ही ना इस केस में, तो जब लोड लगाओगे तो हो सकता है कि उस वक्त यहाँ पे 4 वोल्ट की बजाय कुछ और वोल्टेज मिल रही हो आपको, वो आपको इसका तो फायदा ही कोई नहीं है। तो ये इसके अंदर बड़े कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स हैं बहुत, इसके अंदर कोई इतना अच्छा आइडिया नहीं है सिग्नल अटेन्यूएटर बनाना, इसको यूं डिजाइन करना अच्छा आइडिया नहीं है। तो इसके जरा प्रॉब्लम्स को हम जरा मजीद डेप्थ में देखते हैं, इसको फिर डिफरेंट सिनेरियोज बना के देखते हैं कि इसके साथ होता क्या है। तो ऐसा करते हैं कि हम एक न्यूमेरिकल करते हैं, उसके बाद हम फिर न्यूमेरिकल को एक्सटेंड कर लेंगे, सिमुलेशंस में ले जाएंगे इसको, और उसके बाद हमें कुछ आइडिया मिलेगा इसके बारे में। अच्छा, सपोज करो क्या करें हम यहाँ पर कि हम कह रहे हैं कि आपको क्या करना है कि आपके पास 120 वोल्ट की सोर्स पड़ी हुई है, ठीक है। हम चाहते हैं अटेन्यूएटर ऐसा हो जो क्या कर दे 15 टाइम्स कम कर दे उसको। तो हम चाहते हैं कि 1/15 का फैक्टर का गेन हो उसका, क्योंकि 15 टाइम्स हमने उसको कम करना है। अब क्या हो सकता है, अब आपके पास दोबारा से बेतहासा कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं R1 और R2 के, बेतहासा बना सकते हो। तो ये मसला हल करने के लिए हमने क्या कर लिया, हमने कहा कि ऐसा कर लेते हैं, बेतहासा कॉम्बिनेशन तो बहुत ज्यादा है, हम क्या करें इसको, तो हम यूं कर लेते हैं कि R1 और R2 का कॉम्बिनेशन का सम जो है ना वो 1K की इक्वल आ जाए। तो ये हमने क्या किया, हमने खाली एज्यूम किया हुआ है, ये जरूरी नहीं कि एज्यूम करो, ठीक हो गया। अच्छा, अब अगर हम इसको सॉल्व करें कि हमने एज्यूम कर लिया कि इक्वल होंगे, तो अब इसको सॉल्व करना थोड़ा सा आसान हो गया, क्योंकि हमने एज्यूम किया उनका सम 1K की इक्वल है। तो अब हमें अगर सॉल्व करना हो यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे कि हम V0 ओवर VI को कर लेंगे 1/15, ये आपके पास आ जाएगा R2 ओवर R1 प्लस R2। R1 प्लस R2 आपको पता है, आपने एज्यूम किया हुआ कि 1K की इक्वल है, तो ये खाली आ जाएगा R2 ओवर 1000।
ठीक हो गया। तो R2 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 66.7 और इसको यूज करते हुए आपके पास R1 की वैल्यू भी आ जाएगी 933। तो बड़े आराम से हमने एक कॉम्बिनेशन निकाल लिया 933 और 66.7 जो क्या करेगा 15 टाइम्स इसको अटेन्यूएट कर देगा। ठीक है, और हमने कहा कि जो RS सोर्स रेजिस्टेंस जो है इसकी 120 वोल्ट की बहुत छोटी सी है, 1 ओहम के बराबर है, कोई इतना खास फर्क नहीं है इसका। अच्छा, अब प्रॉब्लम क्या आती है? प्रॉब्लम ये आ रही है कि जब आपने इसके साथ कोई लोड कनेक्ट करना हो, लोड कनेक्ट करेंगे फिर क्या होगा, वो बहुत सीरियस प्रॉब्लम है। लेकिन लोड कनेक्ट करने से पहले भी एक दफा खुद से वेरीफाई कर लो कि अभी क्या वोल्टेज मिल रही है यहाँ पे, कि अभी आपने कोई लोड कनेक्ट नहीं किया हुआ, कि नो लोड ओपन सर्किट हम वोल्टेज मेजर करने लगे हैं, तो वो क्या होगा। तो अगर आप उसको देख लो तो वो आपके पास क्या आ जाएगा कि आई पहले करंट निकाल लो आप, तो 120 डिवाइड बाय सब को डिवाइड कर लो यहाँ पे, तो 0.1199 एम्पियर करंट आ गई। इसको मल्टीप्लाई करो R2 के साथ तो आपके पास 7.997 यानी तकरीबन आपके पास 120 डिवाइड बाय 15 8 होना चाहिए, तो ऑलमोस्ट 8 ही आ रहा है। कहोगे ठीक है, अभी तक तो डिजाइन ठीक लग रहा है। लेकिन अब जब आपने साथ लोड कनेक्ट किया इसके, जो आपका एक्चुअल लोड था, लोड क्या आपके पास 5K, यानी कि अगली स्टेज जो है उसकी इनपुट इम्पीडेंस 5K आपके पास, जब आपने वो कनेक्ट किया साथ में, तो अब देखते हैं कि अब आपकी ये ओपन सर्किट ये यहाँ पे V0 की वैल्यू क्या हो जाएगी। ठीक है, तो अब इस केस में देखते हैं कि अब आपके पास क्या आएगा कि अब दोबारा से करंट यहाँ पे कंप्यूट करो, तो ये 1 का 1 ऐसे ही आ जाएगा, 933 ऐसे आ जाएगा, इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन आ जाएगा यहाँ पे। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन निकालने के बाद आपके पास 65.8 आ रहा है यहाँ पे वैल्यू, कि 66.7 और 5000 का जब पैरेलल कॉम्बिनेशन निकालोगे तो 65.8 आएगा। अच्छा, अब आपकी करंट क्या आ गई 0.12 एम्पियर्स। अब दोबारा उसको मल्टीप्लाई करो तो आपके पास क्या आ गया 7.9 वोल्ट्स। तो ये भी इतना बुरा नहीं है, ठीक है, मतलब पहले आपके पास एग्जैक्टली 7.99 यानी 8 वोल्ट्स था, लोड कनेक्ट करने के बाद 7.9 वोल्ट, थोड़ा सा ड्रॉप आया यहाँ पे, कोई इतना ज्यादा ड्रॉप नहीं आया। अच्छा, अब हम क्या करने लगे हैं, अब हम इसी एग्जाम्पल को लेके चलते हुए ढेर सारी कंप्यूटेशंस करेंगे इसके ऊपर। तो मैंने क्या किया यहाँ पे मैंने एक्सेल के अंदर इसकी मॉडलिंग कर ली हुई है सारी की सारी, और अब हम डिफरेंट पैरामीटर्स देखेंगे इसके। अच्छा, अब जरा देख लेते हैं इसमें मैंने किया क्या हुआ है। तो एग्जैक्टली वही सर्किट है मेरे पास यहाँ पर, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि मैं R1 को चेंज कर सकता हूँ अपनी मर्जी से। ठीक है, तो ये एक वेरिएबल है, इसको मैं कहता हूँ कि ये मेरे हाथ में है, ये मेरी चॉइस है। तो मैं लिख लेता हूँ ये मेरी चॉइस के ऊपर है, और बाकी सब चीजें कंप्यूट हो रही है यहाँ पर। तो मैं कहता हूँ ये चीजें ये आपकी खुद बहुत कंप्यूट होकर आपके पास आएंगी। तो ये एक वेरिएबल मेरे कंट्रोल में। अच्छा, अब हम काम करते हैं, मैं कहता हूँ कि 933 तो मैंने एज्यूम किया था कि दोनों का सम 1000 होना चाहिए, वो एज्यूम करना जरूरी तो नहीं था, वो तो एम एज्यूम किया हुआ है, ठीक हो गया। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ कि नहीं, मैं R1 की वैल्यू चेंज करता हूँ। ठीक है, तो मैं R1 की वैल्यू लेता हूँ 1 ओहम से स्टार्ट करता हूँ। तो अगर मैं R1 की वैल्यू 1 ओहम कर दूं, फिर देखो मेरे साथ होता क्या है। जब मैंने R1 की वैल्यू 1 कर दी तो 1/15 के हिसाब से R2 की वैल्यू आ गई 0.07143। ठीक है, तो अब इस केस में हमारे पास देखो कि ओपन सर्किट वोल्टेज क्या आ रही है, 8 नहीं आ रही, 4.14 आ रही है। ठीक है, यानी कि आपके पास लोडिंग इफेक्ट कितना आ रहा है, 48% आ रहा है। ठीक है, बहुत ज्यादा लोडिंग इफेक्ट है। अभी हमने कोई लोड कनेक्ट नहीं किया हुआ, अभी फर्स्ट वाला सर्किट है। अगर मैं इसको बढ़ा दूं, अगर 1 की बजाय 10 कर दूं, तो एकदम से लोडिंग इफेक्ट क्या हुआ, 8 पे आ गया। अगर आपने 1 ओम से उठाकर R1 को 10 किया तो लोडिंग इफेक्ट 8.5% रह गया। अगर मैं इसको 100 कर दूं यहाँ पर, तो ये 0.92 पे आ गया एकदम से। और अगर मैं इसको एकदम से 1000 कर दूं तो ये 0.09 पे आ गया, ऑलमोस्ट जीरो के इक्वल आ गया। और साथ साथ आप देख रहे हो कि अब इसकी ओपन सर्किट वोल्टेज भी 8 के आसपास आ गई है। तो आपने फिर ऑब्जर्व किया कि थोड़ी सी बड़ी वैल्यू के ऊपर ये आपको अच्छा रिस्पांस दे रहा है, छोटी वैल्यूज पे आप डिजाइन तो कर सकते हो, लेकिन आपको ये लोडिंग VOC की एरर ज्यादा मिलेगी आपको। अगर 1 करता हूँ यहाँ पे तो आपको एक्चुअली 4 वोल्ट्स यहाँ पे मिल रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अब हम सेकंड सिनेरियो देखते हैं यहाँ पे कि आपके साथ लोड भी कनेक्ट किया हुआ है, ये आपने सेकंड केस 5K का लोड भी कनेक्ट कर दिया यहाँ पर। अब इसको देखते हैं हम कि अगर हम अब क्या देख रहे हैं, VL की एरर देख रहे हैं यहाँ पे कि आपको लोड के ऊपर कितनी परसेंटेज एरर यहाँ पे हो रही है, कितनी पावर जाया हो रही है आपकी। तो अगर मैं 1 करता हूँ तो यहाँ भी 48% एरर आ रही है।
अगर मैं 10 करता हूँ तो ये 8.55 होगी पहले की तरह। अगर मैं 100 करता हूँ तो ये VL के साथ 1% एरर है, ओपन सर्किट में आपके पास 0.92 एरर है। और जब 1000 कर दूं तो ये ओपन सर्किट की 0.09 पे होगी, लेकिन लोड की थोड़ी सी ज्यादा है 1.41 पे, मतलब कुछ थोड़ा सा लोडिंग इफेक्ट यहाँ पे आ रहा है जो कि आपने देखा भी न्यूमेरिकल में। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज अब, जो सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है वो ये आगे वाला है। ये आगे वाला क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि कितनी पावर डिसिपेट हो रही है स्टैंड बाय मोड में। स्टैंड बाय का मतलब क्या है कि जब आप में लोड कनेक्ट नहीं हो रहा तो कितनी हीट आप जनरेट कर रहे हो जो मुफ्त में जाया हो रही है, कितने वॉट्स जाया कर रहे हो। तो ये हम वॉट्स में मेजर कर रहे हैं यहाँ पे। तो क्या मतलब है कि आपका जो वोल्टेज डिवाइडर का सर्किट है, अगर आप ये वैल्यू यूज करते हो तो आपकी 13 वॉट्स की पावर थ्रू आउट यूज हो रही है, अभी आपने लोड कनेक्ट नहीं किया हुआ। और अगर आप लोड कनेक्ट करोगे तो फिर 13.44 वॉट्स की पावर कंज्यूम होगी। डायनामिक मोड में हम पावर देख रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि ये तो बहुत ज्यादा पावर कंज्यूम कर रहा है आपकी। अब जरा पावर के हिसाब से देखते हैं इसको। मैं दोबारा 1 से स्टार्ट करता हूँ। तो ये कितनी पावर कंज्यूम कर रहा है? तकरीबन 7000 वॉट्स, यानी 7 किलो वॉट्स। फिर मैं इसको जब 10 करता हूँ तो ये 1200 ये वॉट्स पे आ गए। 100 करता हूँ 133 वॉट्स पे आ गए। 1000 करता हूँ 13 वॉट्स पे आ गए। और 5000 करता हूँ तो 2.6 वॉट्स पे आ गए। और जब 10,000 करता हूँ उसको तो तब जाके 1.3 वॉट्स पे आ रहा है। तो आप देख रहे हो कि इसका क्या मतलब है कि 1.3 वॉट ये पावर कंज्यूम कर रहा है आपका सर्किट, बेसिक लोड कनेक्ट नहीं हुआ हुआ। तो इसका ये बता रहा है आपको कितना बुरा डिजाइन है ये ओवरऑल। अगर आप देखो तो बहुत बुरा डिजाइन है। अच्छा, अब आपने एक चीज नोट की है कि जैसे ही मैंने 10,000 पे आया हूँ तो एक बड़ा अजीब सा केस हुआ है यहाँ पे। किसी ने ऑब्जर्व किया है कि जब मैंने पावर कम की है 10,000 पे जाके, तो देखो VL की एरर बढ़ गई है, पहले ये बहुत कम थी। किसी ने फिनोमेना ऑब्जर्व किया यहाँ पर कि ये लोडिंग इफेक्ट के साथ क्या हुआ है, ये तो एकदम से बढ़ना शुरू हो गई है। पहले तो ये कम थी, याद आया आपको? 1000 जब मैं करता हूँ तो ये तो 1.41% एरर थी। और जब मैंने 10,000 किया ताकि पावर कम कंज्यूम हो तो क्या हुआ है, लोडिंग इफेक्ट बढ़ गया आपका। तो ये देख रहे हो, ये बड़ा अजीब सा यहाँ पे आपके पास फिनोमेना है यहाँ पे। क्या मतलब है कि एक खास वैल्यू तक आपकी VL की एरर कम होती है R1 के लिए जब बढ़ाते हो, और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ही बढ़ना शुरू हो जाएगी दोबारा से। तो अगर आप बहुत बड़ी वैल्यू यूज करते हो तो आपने पावर डिसिपेशन की वैल्यू तो कम कर ली कि आपकी पावर जो हीट जनरेट हो रही है कम हो रही है, लेकिन लोडिंग इफेक्ट दोबारा से आना शुरू हो जाएगा इस केस में कि अब आपको 7 वोल्ट्स जनरेट कर रहा है, 8 वोल्ट्स जनरेट नहीं कर रहा। तो ये प्रॉब्लम है यहाँ पे। ठीक हो गया। अच्छा, अब एक चीज हम और देखते हैं यहाँ पे। जब देखते हैं कि जब लोडिंग इफेक्ट आपके पास ज्यादा था तो इसकी इम्पिडेंस के साथ क्या हो रहा था यहाँ पे। ठीक है, तो हम अब उसको देख लेते हैं यहाँ पर। तो जब मेरे पास 1 की वैल्यू थी यहाँ पे, तो देख रहे हो कि इनपुट इम्पिडेंस क्या 1 ओहम ही बन रही है आपके पास। यानी कि जो आपके पास ये जो वोल्टेज डिवाइडर है इसकी इनपुट इम्पिडेंस अगर चेक करें तो 1 बनेगी, तो इसकी बहुत कम है। तो आपको एक्सप्लेन कर रहा है क्या मतलब है कि लोडिंग इफेक्ट ज्यादा है तो इनपुट इम्पिडेंस भी कम है। और जब मैं इसको बढ़ाता हूँ तो इनपुट इम्पिडेंस क्या हो रही है, बढ़ रही है। और आउटपुट इम्पिडेंस के साथ क्या हुआ है, थोड़ी सी बढ़ रही है। और फिर 100 करता हूँ तो अब क्या हो रहा है, इनपुट इम्पिडेंस और बढ़ रही है। और 1000 करता हूँ तो ये मजीद बढ़ रही है। और 10,000 करता हूँ तो ये मजीद बढ़ रही है। और 100,000 करता हूँ तो मजीद बढ़ रही है। तो आप देख रहे हो कि जब इनपुट इम्पिडेंस हम बढ़ा रहे हैं तो साथ साथ क्या हो रहा है कि आपकी पावर डिसिपेशन कम हो रही है, यानी कि वो पावर कंज्यूम कम कर रहा है। लेकिन साथ साथ इफेक्ट क्या आ रहा है कि आपका लोडिंग इफेक्ट यहाँ बढ़ना शुरू हो गया है इस सर्किट के लिए। अच्छा, अब आखिरी इफेक्ट हम देखते हैं यहाँ पर कि आपके साथ यहाँ पर कि जब भी आप इस तरह सर्किट बनाते हो तो थोड़ी सी आपके पास यहाँ पर क्या आती है, स्ट्रे कैपेसिटेंस आती है। थोड़ी सी स्ट्रे कैपेसिटेंस। स्ट्रे कैपेसिटेंस क्या होती है कि जो भी आपका इतना अच्छा सर्किट ना बना हो, थोड़ा लूजली डिफाइन किया हो आपने, जैसे हमने 2 वायर्स एक्सटेंड की हुई है यहाँ पर लोड कनेक्ट करने के लिए, तो इससे क्या हो रहा होगा, ये स्ट्रे कैपेसिटेंस बना रही है यहाँ पर। तो ये बहुत छोटी सी वैल्यू होती है कैपेसिटेंस की। जैसे कि मेरे पास 0.000001 होगी, तो ये करेंगे स्ट्रे कैपेसिटेंस है, बहुत छोटी सी एक कैपेसिटेंस यहाँ पे आ जाएगी खुद बहुत से। हमने कोई कैपेसिटर लगाया नहीं हुआ, लेकिन आप ब्रेडबोर्ड पे बना रहे हो इसको, तो आपकी लूज वायर्स
और ब्रेडबोर्ड की जो वायरिंग है उससे क्या होगा, थोड़ी सी स्ट्रे कैपेसिटेंस आ जाएगी। अच्छा, स्ट्रे कैपेसिटेंस आने से क्या इफेक्ट पड़ेगा, एक और हिडन इफेक्ट मिलेगा आपको। वो इफेक्ट क्या मिलेगा कि आपका ये सर्किट क्या बन जाएगा, एक लो पास फिल्टर बन जाएगा छोटा सा, क्योंकि आपके पास यहाँ स्ट्रे कैपेसिटेंस आ रही है। अब ये एज ए लो पास फिल्टर जब एक्ट करेगा तो इसका मतलब इसकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी भी होगी, तो इससे ऊपर की वो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट को ज्यादा अटेन्यूएट कर रहा होगा, इससे कम को कम अटेन्यूएट कर रहा होगा, यानी वो आराम से पास कर रही है, इससे ऊपर वालों को अटेन्यूएट कर रहा है। तो अगर हम एफसी की वैल्यू निकालें यहाँ पर, तो आपके पास यहाँ पर 2 किलोहर्ट्ज के अराउंड आ रही है कि लो पास फिल्टर होगा जो कि तकरीबन 2 किलोहर्ट्ज के अराउंड फिल्टरिंग कर रहा है। तो अगर मैं R1 की वैल्यू को चेंज करूं, मैं इसको अगर 100 करता हूं, तो FC की वैल्यू क्या होगी, 10 टाइम्स बढ़ गई। R1 की वैल्यू मैं और कम करता हूं तो FC की वैल्यू मजीद बढ़ गई, और जब R1 की वैल्यू और कम करता हूं तो FC की वैल्यू मजीद बढ़ गई। अच्छा, अब यहाँ पे सोचो जरा, आइडियली रिक्वायर्ड क्या है कि हम चाहते हैं कि FC की वैल्यू हो ही ना, यानी कि इंफिनिटी के ऊपर हो, यानी कट ऑफ इंफिनिटी पे लाई करता हो ताकि कोई इफेक्ट ना हो फिल्टर का। तो आप जब देख रहे हो कि जब आप पावर डिसिपेशन को कम करते हो तो फिर क्या होता है कि आपके पास FC की वैल्यू छोटी होती जा रही है। तो अगर आप इसको कम कर रहे हो, इस चीज को कम कर रहे हो, तो ये चीज आपकी छोटी होती जा रही है। जितनी छोटी होगी उतना आपके लिए मसला आएगा। वो अगर आखिर में अगर 1 पे आ जाती है, इसका मतलब है खाली डीसी को अलाउ करेगा पास करना, बाकी सब कुछ ब्लॉक हो जाएगा सिग्नल। मतलब बेशक यहाँ पे एसी सिग्नल आ रहा हो, खाली आपको एक आध कंपोनेंट ही मिल रहा होगा। तो यहाँ पर आपने देखा है कि यहाँ पे कितने सारे चैलेंजेस है इसके अंदर डिजाइन के। एक छोटी सी चीज है आपके पास अटेन्यूएटर, लेकिन इसमें इतने ज्यादा डिजाइन चैलेंजेस हैं, तो हम ये नहीं कह सकते कि आपके पास फ्री चॉइस है कि आप अपनी मर्जी की कोई भी वैल्यू चूज कर लो यहाँ पर। तो 5K करोगे और 5 ओहम करोगे तो इससे जमीन आसमान का फर्क पड़ जाएगा। जब 5 ओहम यूज करोगे तो आपके पास बहुत ज्यादा पावर डिसिपेट हो रही होगी, बहुत ज्यादा पावर कंजम्पशन होगी आपके अटेन्यूएटर की। यहाँ पे मतलब 1200 वॉट्स को तकरीबन इस तरह का आ रहा होगा। तो जब हम लार्ज वैल्यू यूज करेंगे R1 की, तो आपने इसको तो कम कर लिया, लेकिन इसके साइड इफेक्ट्स क्या आएंगे कि अब आपकी लोडिंग इफेक्ट बढ़ना शुरू होगा दोबारा से, और आपकी FC की वैल्यू छोटी होनी शुरू हो गई, यानी कि एक फिल्टरिंग इफेक्ट प्रोमिनेंट हो रहा है आपका, और लोडिंग इफेक्ट दोबारा से आना शुरू हो गया। तो लोडिंग इफेक्ट को आप कह सकते हो कि आपके पास एक कर्व की फॉर्म में बनेगा कि पहले आपका डिक्रीज हो रहा है, उसके बाद इंक्रीज हो रहा है, तो इसका बनेगा U शेप, एक V शेप कर्व बनना चाहिए। तो हम कहते हैं इसका V शेप ग्राफ होगा VL की एरर का, ये पहले आपका कम होता रहेगा और एक वैल्यू के बाद दोबारा से बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि आपके पास यहाँ फ्री चॉइस नहीं है। अगर आप सारे पैरामीटर्स को चेक करो तो आपके पास यहाँ पे बहुत सारे ट्रेड ऑफ्स हैं। ट्रेड ऑफ्स किस किस के हैं यहाँ पर, कि स्टैंड बाय पावर कितनी डिसिपेट हो रही है आपकी, डायनेमिक पावर कितनी हो रही है आपके पास FC की वैल्यू कितनी है, और आपके पास इम्पीडेंस की वैल्यू कितनी हो रही है यहाँ पे। तो ये सारे के सारे ट्रेड ऑफ्स हैं यहाँ पे। तो आपके पास ये बड़ा अजीब गरीब से बिहेवियर आप ऑब्जर्व करोगे अगर आप इसको यहाँ पे सिमुलेट करो। जी क्लियर हो गया सबको ये? यस सर। अच्छा, तो ऐसा करते हैं कि हम एक ना जो पुराना था ना आपका कि मैक्सिमम पावर थ्योरम, उसको हम मॉडिफाई करके थे कुछ नए रूल्स यहाँ पे लिख लेते हैं। फर्स्ट हम कहते हैं कि आपके पास, अगर हम दो की बात करें कि आपके पास एक Z in है और एक आपके पास Z out है। Z in है आपके पास ऑफ फर्स्ट स्टेज, सॉरी ये सेकंड स्टेज की है, Z out जो है आपके पास ये फर्स्ट स्टेज से आ रही है। अच्छा, तो आइडियली हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि इन दोनों की जो इनकी इम्पीडेंस जो है उनका कॉन्जुगेट मैच हो जाए आपस में। तो हम चाहते हैं कि Z in का जो आपके पास, अगर Z नॉट का अगर आप कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लो यहाँ पर, तो ये इक्वल हो। कॉम्प्लेक्स पार्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर इसका कॉम्प्लेक्स पार्ट इसका इक्वल होना चाहिए आपके पास। तो हम कहते हैं कि इमेजिनरी ऑफ Z in को इमेजिनरी ऑफ Z नॉट के इक्वल करो। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे आपके सारे के सारे कैपेसिटेंस और जो आपके पास इंडक्टिव जो इफेक्ट्स थे वो सारे खत्म हो जाएंगे। अगर ये नहीं करोगे तो क्या होगा, आपके सारी रिस्पांस में बहुत सारे डिलेज आएंगे और आपसे टाइमिंग मैनेज नहीं होगी। एज ए सोर्स, कभी एज ए सोर्स ऐड करेगा, कभी सिंक ऐड करेगा। तो पहला काम हमने ये करना है। सेकंड काम हमने ये करना है कि इफ
कि अगर हम इसका रियल पार्ट मैच करते हैं, कि अगर हम इसका रियल पार्ट मैच कर लें तो क्या होगा कि हमारी खाली 50% पावर ट्रांसफर होगी, जो कि रिकमेंडेड नहीं है, सो नॉट रिकमेंडेड। तो हम क्या चाहते हैं, तो आइडियली हम चाहते हैं कि आपका जो हो जी इन की जो वैल्यू हो बहुत ज्यादा बड़ी हो जी नॉट से, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जी इन की वैल्यू शुड बी वेरी लार्ज, और साथ ही हम कहते हैं कि जी नॉट शुड बी वेरी स्मॉल। तो हम चाहते हैं कि इसकी वैल्यू आपके पास मेगा ओम्स में आ रही हो, और इसकी वैल्यू हम चाहते हैं कि खाली ओहम्स में आ रही हो। तो हमारे पास एक आइडियल सिनेरियो बन जाएगा कि जी की वैल्यू आपकी मेगा ओम्स में आती हो और जी नॉट की वैल्यू आपकी खाली ओम्स में आ रही हो। तो फिर क्या होगा, फिर आपकी ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी। ये मेन कंडीशन है यहाँ पर, ये हमने देखना है इसको कि जी की वैल्यू जी नॉट से बहुत ज्यादा बड़ी हो। तो जी नॉट की वैल्यू बहुत छोटी होनी चाहिए और जी की वैल्यू बहुत बड़ी होनी चाहिए, ये हो आपके पास। और दूसरा हमारे पास क्या होना चाहिए कि दोनों के इमेजिनरी पार्ट्स यानी कि आपस में कॉन्जुगेट, यहाँ पे कॉन्जुगेट होने चाहिए, तक कैंसिल आउट कर देंगे दूसरे को। जब आप सम करो इनको तो कैंसिल आउट कर देंगे दूसरे को। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि कोई आपके पास ये एनर्जी की स्टोरेज वाले इफेक्ट्स ना आए। तो हम पुराने वाले मैक्सिमम पावर थ्योरम को भूल जाते हैं इसको कि इक्वल होना चाहिए, इसको इक्वल ना करो, इसको बहुत ज्यादा लार्ज करो और जी नॉट को स्मॉल करो। इनपुट इम्पीडेंस को हमने बढ़ाना है और आउटपुट इम्पीडेंस को कम करना है हर केस के अंदर। अब होता यह है कि अगर आप सेंसर कनेक्ट कर रहे हो तो इसकी इम्पीडेंस को हम कुछ कर नहीं सकते ज्यादा, कोई हमारे हाथ में नहीं है। मतलब अगर 95 मिलीवोल्ट्स का यहाँ पर है, ये सॉरी 500 ओम्स की अगर आउटपुट इम्पीडेंस है तो इसके साथ हम कुछ कर नहीं सकते, कि सेंसर का डिजाइन ही ऐसा है। तो हम क्या कर सकते हैं कि हम एम्पलीफायर की इनपुट इम्पीडेंस को बढ़ाएं। तो ये हमारा गोल होता है कि ऐसे एम्पलीफायर्स यूज करो जिसकी इनपुट इम्पीडेंस बहुत ज्यादा हो। अच्छा, अब एक आखिरी क्वेश्चन है आप लोगों से कि कोई लोग जो म्यूजिक में ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, तो जब आप स्पीकर्स को कनेक्ट करते हो एम्पलीफायर के साथ, तो कभी आपने नोट किया कि अगर आपके 2-3 स्पीकर्स अगर आप इकट्ठे लगा दो तो आपकी रिस्पॉन्स के साथ क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यूं कहूँ कि आपके पास एक एम्पलीफायर है, गाड़ी का एक एम्पलीफायर है, हम कहते हैं चलो, आपने यहाँ पर एक स्पीकर लगाया हुआ अभी, या आपने छोटा स्पीकर लगाया हुआ एक। अच्छा, आप छोटे स्पीकर को रिप्लेस कर दो अगर आप 3 छोटे स्पीकर से सीरीज में, कि फर्स्ट स्पीकर आ जाएगा यहाँ पे, उसके बाद फिर सेकंड स्पीकर आ जाएगा, फिर थर्ड स्पीकर आ जाएगा। एक ये काम करें, और दूसरा ये कि आप एक सिंगल लाउड स्पीकर लगा दो आप। तो किस केस में आपको ज्यादा बेहतर आवाज मिलेगी, सिंगल लाउड स्पीकर के 3 सीरीज में छोटे छोटे स्पीकर लगाए हो हमने। किसी ने कभी एक्सपेरिमेंट किया हो कि तीन छोटे स्पीकर्स अगर आप सीरीज में लगा दो एम्पलीफायर के साथ, तो वो वाली आवाज बेहतर होती है कि सिंगल लाउड स्पीकर की आवाज बेहतर होती है। सर सिंगल की बेहतर होती है ज्यादा मोस्टली। जी सिंगल की होगी, क्यों? क्योंकि जब 3 लगाओगे तो आपने इम्पीडेंस को 3 टाइम बढ़ा दिया है। तो आपने इसकी आउटपुट इम्पीडेंस को इसकी इम्पीडेंस को 3 टाइम बढ़ा दिया, तो ज्यादा डिफरेंस आ रहा होगा इसके अंदर। और दूसरी बात, ये इंडक्टिव इफेक्ट्स भी बढ़ जाएंगे। आपके 3 स्पीकर आप सीरीज में लगाए हैं, जब एक लगाओगे तो आपके पास कम से ये वाले इफेक्ट्स आएंगे। तो इसलिए एक स्पीकर ज्यादा बेहतर होता है बजाय कि 3 स्पीकर इकट्ठे सीरीज में लगाओ। तो हम कभी भी नहीं लगाते इस तरह करके। तो वो भी इधर से आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो यहाँ पे। चलिए, सबको क्लियर हो गया? किसी का क्वेश्चन रह गया? सर जी जी सर मेरी कल अटेंडेंस मिस हो गई थी, मैंने आपको मैसेज भी किया था लेकिन आपने सीन नहीं किया शायद। सही से मैं देख लेता हूँ उसको, कोई मसला नहीं।
एक्सक्यूज मी सर, मैं ऑनलाइन हूँ लेकिन मेरी यहाँ पे शो नहीं हो रही शायद। जी अच्छा, एक मिनट में देख लेता हूँ सर, आपका नाम नीचे वाली लिस्ट में आ रहा है, अभी आ जाएगा। सर जी जी सर 077 ने ज्वाइन किया था, अभी उनकी जो है लाइट गई हुई है तो वो इस वजह से नहीं है। अब या फिर मैं आपको मैसेज कर नहीं, दूंगा। नाम 07 का नाम आ रहा है, कोई मसला नहीं है, लिखा हुआ आ रहा है। चलो ठीक है। तकरीबन सबके नाम आ रहे हैं, सिवाय 60 के अलावा सबके नाम आ रहे हैं। चलिए ठीक हो सर गया, थैंक यू सो। 077 नहीं आ रहा है। नहीं, वो ऊपर आ रहा है सबसे टॉप।